हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सेशन 7 का पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 और 3 ही सही हैं। अंग्रेजों को अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए ज्यादा धन की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए खास तौर पर भू राजस्व में 3 नई व्यवस्थाएं लागू की, जिनका नाम था जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। आइए हम एक एक कर तीनों के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहले 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी व्यवस्था लागू की। इसे ही स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि राजाओं और तालुकदारों को जमींदार कहा गया और यह व्यवस्था उन्हीं पर केंद्रित थी। जमींदारों को किसानों से किराया वसूलने को कहा गया और उसमें से कंपनी को कर का भुगतान करने का आदेश दिया गया। यह व्यवस्था पूर्वी भारत में लागू की गई थी क्योंकि यह क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल थे और इस व्यवस्था को लागू करने में कॉर्नवालिस की भूमिका बहुत बड़ी थी। सो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से नहीं था, इसलिए पहला कथन गलत है। पहला गलत होते ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला विकल्प A, B और D में मौजूद है, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे और उत्तर हो जाएगा C। बहरहाल हम बची हुई 2 व्यवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं। जमींदारी व्यवस्था में जब कंपनी को कुछ खामियां दिखाई देने लगी तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी ने नई व्यवस्था लागू करने का मन बनाया। दरअसल वे प्रशासन को चलाने के लिए और अधिक राजस्व चाहते थे। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार की। मैकेंजी का मानना था कि उत्तर भारत में गांव काफी अहम सामाजिक संस्था हैं और उनके परिरक्षण की जरूरत है। गांवों के समूह को ही महाल का नाम दिया गया था। नई और पुरानी व्यवस्था में बेसिक अंतर यह था कि इसमें राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी महाल के मुखिया को दी गई, न कि जमींदारों को। यही गांव के प्रधान बाद में इकट्ठा किए गए राजस्व को कंपनी को सौंप देते थे। राजस्व की दरों को फिक्स्ड नहीं किया गया, बल्कि उन्हें समय समय पर रिवाइज किया जाना था। इसके बाद आखिर में दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। पहले अलेक्जेंडर रीड ने छोटे स्तर पर इस व्यवस्था का प्रयोग किया था। इसके बाद थॉमस मुनरो ने इसे विकसित रूप में पेश किया और पूरे दक्षिण में इसे लागू किया। इस व्यवस्था में कर अदा करने की जिम्मेदारी सीधे किसानों को दी गई। किसानों को रैयत का नाम दिया गया, इसलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा कथन है, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। यह सही है कि अंग्रेजों के भारत आने के बाद यहाँ औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन इस बात को मानना होगा कि श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी। मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था, यानी वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कराया जाता था। महिलाओं और बच्चों की स्थिति तो और भी बदतर थी।
मजदूरों को काम के बदले में काफी कम मेहनताना मिलता था। इसके मद्देनजर सबसे पहले इंग्लैंड के लंकाशायर से भारत में श्रम सुधारों और उनके विनियमन को लेकर मांग उठी। मांग की गई कि कारखानों में काम की दशाओं की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए एक आयोग बनाया गया। इसके बाद सरकार 1881 में कारखाना अधिनियम लेकर आई। यह कानून मुख्य तौर पर बाल श्रम की समस्याओं से निपटने के लिए लाया गया था। कानून के तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दी गई। बच्चों के लिए काम के घंटों को कम करके 9 घंटे किया गया। काम करने वाले बच्चों के लिए महीने में 4 छुट्टियों की व्यवस्था की गई और खतरनाक मशीनों पर बच्चों को काम पर लगाए जाने पर रोक लगा दी गई। दूसरा कथन सही है। एनएम लोखंडे देश में मजदूर आंदोलन के बड़े लीडर थे। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु अखबार शुरू किया और बॉम्बे मिल एवं मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेड्डी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? केवल एक और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यानी पहला और तीसरा युग्म ही सही है। दोस्तों, जोड़ी वाले प्रश्नों को तभी अटेम्प्ट करें जब आप पूरी तरह श्योर हो जाए। यूपीएससी इतिहास में अक्सर ऐसे सवाल बनाता है जो संगठन या शख्सियतों से जुड़े होते हैं, तो इस सेक्शन पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। आइए प्रश्न पर आते हैं। पहली जोड़ी सही है। 1851 में जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई तब राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर पहले सचिव थे। राधाकांत देव ने ही 1829 में ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से हुई थी। इस संगठन की कुछ मांगे थीं, जैसे प्रसिद्ध लोगों की एक अलग से विधायिका की स्थापना होनी चाहिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया जाना चाहिए, उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती होनी चाहिए, नमक शुल्क, आबकारी और स्टाम्प शुल्क को हटा देना चाहिए। अब हम मद्रास महाजन सभा पर आते हैं। इस संगठन की स्थापना 1884 में की गई थी। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेड्डी इस संगठन के संस्थापक नहीं थे, बल्कि एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू सहित दूसरे लोगों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसलिए दूसरी जोड़ी यहाँ पर गलत है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करें तो इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन की स्थापना बंगाल के युवा राष्ट्रवादी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। संगठन ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को कम किए जाने का विरोध किया था और मांग की थी कि उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण के लिए इंग्लैंड और भारत में एक ही समय में सिविल सेवा परीक्षा का संचालन किया जाना चाहिए। दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध भी इसी संगठन ने किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, नेल्लूरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मोटुपल्ली। 12वीं से 13वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में नए राजवंश का उदय हुआ और उस राजवंश का नाम था काकतीय वंश। ये पश्चिमी चालुक्य और कल्याण के सामंत थे। इस राज्य का शासन वर्तमान के आंध्र प्रदेश के वारंगल में था। प्रोला द्वितीय इस राजवंश का एक शासक था, जिसने इसका विस्तार दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में भी किया था। इसके उत्तराधिकारी रुद्र ने इस शासन को गोदावरी बेल्ट के उत्तर तक फैला दिया, जबकि महादेव ने इस राजवंश का प्रसार तटीय क्षेत्रों तक कर दिया। काकतीय वंश के ही एक शासक ने 13वीं सदी में एक चार्टर जारी किया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश के एक पत्तन मोटुपल्ली पर व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी की बात की गई थी। इसके अलावा उनके हित के लिए शुल्क की एक ही दर निर्धारित कर दी गई। विदेशी यात्री मार्को पोलो के मुताबिक इस पत्तन से हीरे और मलमल का निर्यात किया जाता था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 5वां सवाल है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट यानी शिरस्त्राण का उपयोग करते थे।
जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा कथन है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद कालीन सभ्यता दोनों ही के बारे में यूपीएससी के एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताएं मौजूद रही थीं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया या फिर भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी और ऋग्वेद कालीन सभ्यताएं। इन सभ्यताओं में सामाजिक जीवन कैसा था, खेती कैसे होती थी, लोग क्या क्या पालते थे और उन्हें किन किन धातुओं की जानकारी थी। इसके अलावा अगर युद्ध होते थे तो वे किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते थे। आधुनिक जमाने में हुई खुदाइयों के बाद इन सब बातों का पता चल पाया है, लेकिन जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नई नई खोजें होती जा रही हैं, उससे इस सभ्यता के बारे में बताए गए तथ्य भी बदलते जा रहे हैं। बहरहाल हम इस सवाल पर आते हैं। दोस्तों, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है कि ऋग्वेद कालीन सभ्यता की सही शुरुआत कब हुई थी और आर्य लोग कब और कहां से आए थे। लेकिन मोटे तौर पर जो माना जाता है वो ये कि लगभग 1500 बीसी से पहले आर्य लोग भारत आए। शुरुआत में आर्य लोग पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिधि में फैले थे, लेकिन बाद में जब वे दूसरी जगह जाना शुरू हुए तब उन्हें दो तरह के संघर्षों से जूझना पड़ा। आर्य लोगों को उस स्थान पर उनसे पहले रह रहे लोगों से लड़ना पड़ा और खुद आर्यों से भी। जब आर्य खुद से लड़े तो वे 5 जनजातियों में बंट गए। इन्हें पंचजन कहा गया। अभी तक आर्यों के संबंध में जितने भी सबूत मिले हैं उनमें इस बात का पता चला है कि वे लड़ाइयों में कवच और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इन शस्त्रों का उपयोग किया गया हो इस तरह के सबूत नहीं मिलते। इसलिए पहला कथन सही है। अब आपको बता दें कि सिंधु घाटी के लोग तांबे, टीन, कांसा, सोना और चांदी से परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इसलिए दूसरा कथन यहाँ गलत है। साक्ष्यों के मुताबिक इस सभ्यता के लोगों को तांबा राजस्थान के खेतरी खानों से मिला होगा, या हो सकता है बलूचिस्तान से तांबा लाया गया हो। वहीं अफगानिस्तान से टिन लाने की बात भी वैज्ञानिकों ने कही है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, ऊबड़ वाले सांड को पालते थे। इस समय हाथी के होने के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर घोड़े की बात करें तो लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटा से इस जानवर के होने के साक्ष्य मिले हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि तीसरा कथन यहाँ गलत है। यह जानकारी हमें 11वीं कक्षा की पुरानी एनसीईआरटी बुक से मिलती है। प्राचीन भारत नाम की इस किताब को रामशरण शर्मा ने लिखा है, लेकिन यूपीएससी ने अपने आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर बताया है ऑप्शन सी, यानी तीसरा कथन सही है। इसलिए हमें तीसरे कथन को सही मानकर ही चलना चाहिए। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।